नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी टू इम्पैक्ट पाइपलाइन के बारे में। मतलब एक छोटी सी जिज्ञासा कैसे एक पब्लिश्ड और इम्पैक्टफुल रिसर्च में बदल जाती है। इस पूरे सफर में कौन से तरीके, कौन से नियम और टूल्स इस्तेमाल होते हैं, आज हम ये सब डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। यहाँ आज का हमारा एजेंडा है, हम रिसर्च के फाउंडेशन, उसकी पूरी प्रोसेस, रिसर्च एथिक्स, थीसिस बनाम आर्टिकल राइटिंग और आखिर में मॉडर्न रिसर्चर्स के टूल्स पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, फाउंडेशंस ऑफ एकेडमिक इंक्वायरी। आप जानते हैं, रिसर्च सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। इससे ज्ञान के लिए एक तरह की जासूसी समझें। मतलब कड़ियों को जोड़ना, अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढना और गहराई में छिपी सच्चाइयों को बाहर लाना, एक डिटेक्टिव वर्क की तरह। अब अगर हम इसकी सटीक परिभाषा की बात करें तो सच्ची रिसर्च किसी आम जांच पड़ताल से एकदम अलग होती है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक होती है। इसका मकसद सिर्फ नए फैक्ट्स खोजना नहीं है, बल्कि जो हम पहले से जानते हैं उसे वेरीफाई करना या फिर समाज की किसी बड़ी समस्या का समाधान करना है। यहाँ आपकी पर्सनल राय के लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ सिर्फ एविडेंस और लॉजिक पर टिका होता है। रिसर्च को अप्रोच करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है पॉजिटिविज्म, जो पूरी तरह से साइंस और नंबर्स पर बेस्ड है। ये यूनिवर्सल लॉज ढूंढता है, एकदम ब्लैक एंड वाइट। और दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये मानता है कि इंसानी दुनिया इतनी सीधी नहीं है। ये सब्जेक्टिविटी, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और क्वालिटेटिव डेटा पर ज्यादा फोकस करता है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द रिसर्च प्रोसेस। आखिर ये काम होता कैसे है? एक आइडिया से लेकर फाइनल रिपोर्ट तक रिसर्च के 6 लॉजिकल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना और लिटरेचर रिव्यू करना, फिर एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनाना, इसके बाद रिसर्च को डिजाइन करना, डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा का एनालिसिस करना और अंत में अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करना। आप इसमें से कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते। हर अगला स्टेप पिछले वाले की मजबूत नींव पर ही खड़ा होता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशियल हिस्से पर, नेविगेटिंग रिसर्च एथिक्स। देखिए, आप कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लें, अगर उसमें इंटेग्रिटी नहीं है तो सब बेकार है। एकेडमिक्स में 3 सबसे बड़े एथिकल ब्लंडर्स होते हैं। पहला है फॉल्सिफिकेशन, मतलब अपने मन मुताबिक रिजल्ट लाने के लिए डेटा में हेरफेर करना। दूसरा है फैब्रिकेशन, यानी ऐसा डेटा या रिजल्ट बना लेना जो कभी था ही नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे आम है, प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, यानी किसी और के काम या आइडिया को बिना क्रेडिट दिए अपना बता देना। यूनिवर्सिटीज और संस्थान इन चीज़ों को लेकर आजकल बहुत सख्त हो गए हैं। ये लोग स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि रिसर्च में दिए गए आइडियाज़ एकदम ओरिजिनल हैं या नहीं, और बाकी ऑथर्स को सही से क्रेडिट दिया गया है या नहीं। और अगर कोई प्लेजरिज्म करता है तो क्या होता है? यूजीसी के पेनल्टी लेवल्स एकदम क्लियर हैं। 10% तक की सिमिलैरिटी चल जाती है, कोई पेनल्टी नहीं। लेकिन इसके ऊपर जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ता है, परिणाम बहुत भयंकर हो जाते हैं। सोचिए, अगर 60% से ज़्यादा सिमिलैरिटी मिली तो एक रिसर्चर का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल हो सकता है। ये कोई मजाक नहीं है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, डिसेमिनेशन, यानी ज्ञान का प्रसार। थीसिस वर्सेस आर्टिकल राइटिंग। रिसर्च और डेटा एनालिसिस पूरा होने के बाद उसे किसी अलमारी में बंद करके नहीं रखा जाता, राइट? उसे दुनिया के साथ शेयर किया जाता है। अब इसमें 2 मेन फॉर्मेट्स होते हैं। एक है थीसिस, जो किसी डिग्री के लिए लिखी जाती है, 100 से भी ज्यादा पन्नों की एकदम डिटेल्ड रिपोर्ट। और दूसरी तरफ है रिसर्च आर्टिकल, या जिसे हम रिसर्च पेपर भी कहते हैं। ये किसी पीयर रिव्यूड जर्नल के लिए होता है, करीब 3 से 8 हजार शब्दों का, एकदम टू द पॉइंट, ताकि दूसरे एक्सपर्ट्स आपकी फाइंडिंग्स को पढ़ सकें और उस पर आगे काम कर सकें। आप थीसिस लिख रहे हो या कोई रिसर्च पेपर, सही साइटेशन स्टाइल यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे सोशल साइंसेज में एपीए यानी एपीए स्टाइल का इस्तेमाल होता है, जहां ऑथर और पब्लिकेशन ईयर पर जोर होता है। वहीं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में एमएलए यानी एमएलए यूज होता है, जो पेज नंबर्स पर फोकस करता है। ये प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेटिंग आपको प्लेजरिज्म से बचाती है और पढ़ने वालों को ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचने में काफी मदद करती है। और हाँ, नॉलेज शेयरिंग सिर्फ प्रिंट तक लिमिटेड नहीं है। बेहतरीन रिसर्च पेपर्स को लाइव इवेंट्स में भी प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कैलिबर, जो बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ हमें कुछ चीज़ों के बीच का फर्क समझना होगा।
कॉन्फ्रेंसेस बहुत बड़े लेवल पर होती हैं। सेमिनार किसी खास टॉपिक पर एजुकेशनल डिस्कशन के लिए होते हैं। वर्कशॉप्स पूरी तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्किल्स पर फोकस करती हैं। और सिंपोजियम वो तब होता है जब एक्सपर्ट्स किसी एक बहुत ही स्पेसिफिक विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। और फाइनली हमारा 5वां सेक्शन, द मॉडर्न रिसर्चर्स टूल किट। आज के डिजिटल जमाने में एक रिसर्चर की टूल किट मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बंटी होती है। लगभग 33% टूल्स लिटरेचर सर्च के लिए होते हैं, 33% अपनी टीम के साथ कोलैबोरेशन के लिए और बाकी के 34% बड़े डेटा को एनालाइज और स्टोर करने के लिए। अगर कुछ खास टूल्स की बात करें तो गूगल स्कॉलर पीयर रिव्यूड पेपर्स ढूंढने के लिए बेस्ट है। टीम वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 या गूगल वर्कस्पेस जैसे रियल टाइम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स कमाल के हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो शोध गंगा जैसे डिजिटल रिपोजिटरीज, जहां लाखों फुल टेक्स्ट थीसिस फ्री में अवेलेबल हैं, और शोध चक्र जो पूरी रिसर्च लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, ये सब वाकई में गेम चेंजर्स साबित हुए हैं। तो कुल मिलाकर रिसर्च कोई बोरिंग काम नहीं है, ये एक बहुत ही थ्रिलिंग जासूसी यात्रा है। सही मेथड्स, सख्त एथिक्स और इन मॉडर्न डिजिटल टूल्स के साथ आज के रिसर्चर्स लगातार दुनिया के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या अगली बड़ी खोज किसी नए रिसर्च पेपर से आएगी या शायद किसी इंटरनेशनल सिंपोजियम से? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।